औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, सूरज दिन भर आग बरसा रहा है और इस वक्त इस मुल्क को, इस धरती को ये कहना गलत नहीं होगा कि गर्मी ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया है। हीट स्ट्रोक भी जारी है, जबकि इस सूरत हाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जबकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम एहतजाज तो करती है, लेकिन उन्हें जवाब देने या उनके मसाइल हल करने के बजाय जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें मुकदमात में नामजद भी कर लिया जाता है। जबकि अगर सिंध असम्बली में देखा जाए तो वहाँ सिंध हुकूमत ने और अरकान सिंध असम्बली जिनका अपोजिशन से भी ताल्लुक़ है, सब ने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तबले जंग तो बजा दिया है, लेकिन अमली इक़दाम कहीं से भी दिखाई नहीं देते। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली में अरकान सिंध असम्बली लबकुशाई तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक हैस्को और सेप्को के आगे हुक्मरान तबका मुकम्मल तौर पर बेबस है। अब देखना यह होगा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें या सूबाई इकाइयाँ आवाम के इस देरीना मसाइल के हल के लिए क्या संजीदा इक़दाम कर सकेंगी या सिर्फ आवाम को झूठे दिलासे दे सकेंगी। जबकि दूसरी जानिब शहर कराची में रहजन जो है वो एक मरतबा फिर से बेलगाम हो गए हैं। शहरी वैसे ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं और ऊपर से स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने आवाम को जो है वो दोहरे अजाब और दोहरे कर्ब में मुब्तला किया हुआ है। क्या इस हवाले से कोई संजीदा इक़दाम किए जाएंगे या फिर आवाम को इस पर भी बेयारू मददगार छोड़ दिया जाएगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं आप माहिर कानून हैं और शहर कराची के डायनामिक्स पर भी ख़ास अबूर रखते हैं बैरिस्टर हसन खान साहब। आपको खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम ख़बर की खबर में। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है बैरिस्टर हसन खान साहब, हीट स्ट्रोक में गैर एलानिया लोड शेडिंग मसाइल से किसी से ढके छुपे नहीं हैं? क्या अरबाब इख्तियार के पास वो आंखें नहीं हैं कि वो शहर कराची वालों के मसाइल और सिंध के मसाइल को देख सकें? उसामा भाई, सबसे पहले तो मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इस अहम मौजू पर मदऊ किया। देखें, आपके सामने है कि हर साल सबको मालूम है कि मई से ऑनवर्ड सितंबर तक एक गर्मी की वो वेव आती है, हीट वेव इस अंदाज में आती है कि हमारे यहाँ पर जितने लोग रहते हैं कराची के अंदर, वो तमाम लोग इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से झेला जाए। चले, गर्मी जो है एक वेदर है और वेदर के ऊपर तो किसी का इख्तियार नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है, जो जिसको आप कातिल इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं और बाकी जो नाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं आप। हमने बीच में एक हैशटैग भी देखा था कि रिप्लेस के इलेक्ट्रिक, ये बड़ा चला था, तो उस पे के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब को बड़ा एतराज हुआ था, लेकिन उसके सम्राट भी सामने आ गए थे। फिर से मुआहदा तय हो गया था। सम्राट तो ये हुए, मुआहदा तय हो गया, उसके साथ साथ केएमसी ने जो है अपने जो एडजस्टमेंट बिल्स आ रहे थे उसके अंदर यूनिट्स के अंदर अपनी एडजस्टमेंट टैक्स लेना शुरू कर दिए। नहीं सर, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ ये मामला जो है, वो तो ज़ेर इल्तवा अदालत में है, अदालत ने उसमें हुक्म इम्तना लगाई है, लेकिन इनिशिएट तो कर दिया ना। अब ये तो अगर अदालत इंटरवीन नहीं करती उसामा भाई, तो आप और मैं रेडियो का टैक्स भी दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं। कुछ टाइम बाद कहते कि जब बिजली जिस टाइम पे कि इलेक्ट्रिक आपके घर के अंदर एक्सरसाइज करेगी, उसी टाइम में जितने टाइम आप सांस लोगे तो वो यूनिट भी ऐड हो जाते हैं। वो अलग बात है कि उसके इलेक्ट्रिक के अंदर एक मौसूफा के बड़े अहम नाम है, उन मौसूफा का उनके शेयर्स उसके अंदर हैं जिनके आप। अच्छा, ये बताइएगा, क्या इम्तहानी मराकज़ में बच्चे बगैर बिजली के इम्तहान दे रहे हैं? क्या किसी मौज़े माशरे में ऐसा होता है? देखें, पूरी दुनिया में जो मोअज़्ज़ज़ माशरा होता है उसमें दो लोगों की बड़ी इज्जत होती है, एक पढ़ाने वाले। अच्छा, चले बैरिस्टर साहब, इसके ऊपर फिर से आएंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बात हो रही थी लोड शेडिंग के हवाले से और शहर कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात के हवाले से। बैरिस्टर हसन खान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का सिलसिला फिर से वहीं से जोड़ा जाए। देखें, बात यह है सारी कि जिस तरीके से हम के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर ये जितनी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये अल्फाज तमाम उस आवाम का रद्द अमल है और गुस्सा है जिसके ऊपर आवाम आज नहीं 2019 से आपको पता है एक सोशल एक्टिविस्ट ने भी इस पे कैंपेन स्टार्ट की, और ये जो अल्फाज थे, जो हैशटैग्स थे, ये तमाम चीजें सोशल एक्टिविस्ट के हैशटैग का तसलसल बाद में चले और उनके अल्फाज मैंने दोहराए थे, कोट एंड कोट। तो इसके ऊपर अगर, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है, तो अगर किसी की चीज को रेफरेंस करते हुए कोट करना
अगर बैरिस्टर साहब, बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो हैशटैग्स इस्तेमाल होते हैं, पेमरा के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं और पेमरा के रूल्स सोशल मीडिया पर लागू नहीं होते हैं। पेमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बेशक वो लागू होते हैं। उसामा भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पेमरा के रूल्स भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। इसके ऊपर बगैर किसी सबूत के हम किसी को कातिल नहीं कह सकते। तो मैं चाहता हूं कि वो अल्फाज वापस लेने में कोई दो राय नहीं है, और मैं अगर चाहूं अभी अल्फाज वापस भी लेता हूं, लेकिन अवाम का जो रद्द अमल है, अवाम के जो एक रद्द अमल 2019 से चल रहा था, कि इलेक्ट्रिक का मामला आज का तो नहीं है ना, 2019 से ये मामला चला था, तो उसको मैंने कोट किया है और उसको कोट करते हुए बाकी जो दूसरी चीजें वो तो सबको पता है। ओके बॉस, टॉपिक चेंज कर लेते हैं। अच्छा, शहर कराची में जहां बहुत सारे मसाइल हैं, वहां रहजन भी जो है वो बेलगाम नजर आते हैं और अवाम बेयारो मददगार दिखाई देती है। तो क्या लगता है इस हवाले से, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना चाहिए? पुलिस की नफरी में जो है वो इजाफा करना चाहिए? देखें, इसके अंदर आप तमाम लोगों को मालूम है कि एक सिटी वार्डन का निजाम कराची शहर में मौजूद है। 2005 के बाद से एक सिटी वार्डन का निजाम आया था, जबकि यही सिटी वार्डन का निजाम डॉल्फिन फोर्स की नाम से पंजाब पुलिस ने बाद में अडॉप्ट किया। लेकिन ये निजाम जो इनिशिएट हुआ वो तो कराची से हुआ। अब जो रहजन यहां पर घूम रहे हैं दन दनाते, और ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है, सबके इल्म के अंदर है कि एक मोबाइल अगर आप लगभग कीमत अगर मोबाइल की लगाएं वो है 20,000 रुपए। सही। उस 20,000 के शहर के अंदर रोजाना 1000 मोबाइल तो छिनते होंगे, तो अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो दिन का कितना पैसा बन रहा है, महीने का कितना बन रहा है और साल का पैसा कितना बन रहा है। उसके अलावा फिर चोरी की बाइक्स अलग हैं, उसके साथ जो जेवरात छिन रहे हैं, लेडीज के पर्स छिन रहे हैं, वो चीजें मामला तो नकद कैश अलग है। मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस, मिनिमल चीज बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अब शहर के अंदर लातादाद मीटिंग्स हो चुकी हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर लातादाद मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है। हद तक ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जिनको चार्ज दिया हुआ है, वहां पर जो एक ऑफिस ऑपरेशन होता है कि जहां से कैमरास मॉनिटर किए जाते हैं, एक जो है ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा जाता है चेक एंड बैलेंस का, वो भी मौजूद नहीं है शहर में। आप पूरे शहर में देखें, लेकिन सर कहा ये जा रहा है हसन साहब कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि आज तक हमने K4 मंसूबा भी देखा है। 2007 से K4 मंसूबा चला, लेकिन आज आपको उसको कोई तकरीबन आप लगा लें 17 से 18 साल होने का आ गए। जो 2 अरब 3 अरब का मंसूबा था, आज वो 400 अरब पे पहुंच चुका है। तो 2025 तक के लिए अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हुकूमत इस बात का जवाब दे कि क्या, क्योंकि आर्टिकल 19A के तहत मेरा राइट है ना इंफॉर्मेशन लेने का, कि क्या 2025 तक जितने लोगों की डेथ्स होंगी शहर के अंदर इस रहजन की वारदात के अंदर, तो क्या उसकी कंपनसेशन 2025 तक की हुकूमत ने रख ली है? क्या आपने देखा कि शारे फैसल पे इतना बड़ा एरिया है, सीसीटीवी कैमरास जो है वहां पर हैं, लेकिन वो जो है इंस्टॉल्ड तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। इसके अलावा मेन शाहराएं हमारी हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरास की जो है किल्लत है। तो अगर 2025 तक की कंपनसेशन फैमिलीज की इन्होंने रख ली है, जिनको आगे जाके इस रहजन की, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन शहर में जो हालात हैं, तो क्या उसकी कंपनसेशन अगर इन्होंने रेडी कर लिए तो गो अहेड, फिर 2025 तक जो है हम लोग भी वेट करते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको अपनी पुलिस को जो है मुस्तहकम करना होगा, लोकल पुलिसिंग लाएं, पेट्रोलिंग का सिस्टम लाएं कि ऑन पीक से ऑफ पीक आवर्स ये वाली टीम हमारी पेट्रोलिंग करेगी, और ऑफ पीक से ऑन पीक आवर्स शाम सुबह 7 से लेके 3 बजे तक की ये नफरी तैनात होगी, रात 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की नफरी ये तैनात होगी। एक जब तक मैकेनिज्म नहीं बनेगा उसामा भाई, इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, रोज आना रोजगार कमाने 2.5 करोड़ लोग तो निकलते होंगे, लेडीज जेंट्स, बच्चों को हटा दें, उसके अलावा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके अलावा तमाम जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं कि जो इम्तिहानी मराकज हैं उनके बाहर जो है वो चोरी डकैतियां हो रही हैं, हैरेसमेंट की जो है वो लातादाद कंप्लेंट्स लोगों के थानों के अंदर दर्ज हुई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम एट दी एंड ये बैठ जाते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस हमारी किस तरीके से काम करे। भाई ये काम है वजीर दाखिला का, आप लोकल पुलिसिंग करें, वार्डन्स को उनके साथ, लेकिन होम डिपार्टमेंट इस वक्त खासा एक्टिव नजर आ रहा है। ज़ियाउल हसन लंजार साहब की जानिब से इक़दामात भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सूबा जो था पहले वजीर दाखिला से महरूम था और वजीर दाखिला का चार्ज जो है वो मुराद अली शाह साहब के पास था। देखें, अभी ये एक सिंध के लिए बड़ी एक खुशाइन चीज है कि उन्होंने वजीर दाखिला का एक चार्ज जो है वो ज़ियाउल हसन लंजार साहब को दिया है। पर्सनली ही इज अ वेरी गुड मैन, कमिटमेंट उनकी जो जॉब होती है उसके साथ वो अपनी पूरी कमिटमेंट भी रखते हैं, तमाम चीजें भी रखते हैं, लेकिन
फिर वही बात है कि वजीर दाखिला वो पूरे सूबे के हैं, शहर कराची के नहीं है। शहर कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है कि जितना बड़ा आपका पूरा सिंध के अगर आप 4 से 6 इजला मिला लें और पूरे कराची, मतलब पूरे सिंध जो है एक एक इजला पर बना हुआ है, लेकिन शहर कराची इटसेल्फ जो है 60 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मुश्तमिल है। पूरे सिंध को आप छोड़ दें, हैदराबाद एक जिला है, मीरपुर खास एक जिला है, लेकिन कराची के अंदर 7 इजला है। 7 इजला के अंदर 7 अलग अलग एसएसपीज हैं, उसके जोन्स के डीआईजीज अलग हैं, डीसीज अलग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। एक बहुत बड़ा अमला है उसामा भाई, इसको आप जब तक मेयर के अंडर नहीं देंगे, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, टाउन नाजमीन, जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे वजीर दाखिला साहब हों, वजीर आला साहब हों, उनका काम है कानून साजी करके लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करके उनके तहत जो है उसको इंप्लीमेंट करवाना। लोकल गवर्नमेंट को जब तक आप जो है आर्टिकल 140A के अंदर अमेंडमेंट करके उसका एक पूरा मैकेनिज्म और एक पूरा चैप्टर नहीं देंगे कि उनकी ड्यूटीज क्या क्या डिफाइन होनी चाहिए, तब तक जो है वो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। सही। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, आपको प्रोग्राम खबर की खबर में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया जनाब। ताज हैदर साहब, आज मुल्क की सियासत में जो है वो ख़ासा हलचल दिखाई दे रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आउट ऑफ माइंड हैं। जैसे वफाक के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आला KP के उसमें मौजूद थे, तो सर क्या समझते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? नहीं, मैंने नहीं देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, लेकिन सर क्योंकि मैं दफ्तर में काम कर रहा था, जाहिर काम का वक्त है। जी जी। अच्छा सर, क्या लगता है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें वफाक के वज़रा भी मौजूद हैं और एक जानिब वो अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत को खासा टफ टाइम दे रही है, तो वज़ीर आला KP के जो हैं अली अमीन गंडापुर, लाजमी सी बात है एक सूबे के जो है वो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो, तो क्या समझते हैं, क्या अच्छा मैसेज दिया जा रहा है आवाम को? नहीं, देखिए, सियासत का मतलब है कि मसले को हल किया जाए, बेशक, लेकिन अगर मसलों को उलझाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से अवाम के लिए ये चीज बाइस तसल्ली नहीं हो सकती। तो सर इट्स अ पॉजिटिव मसले का हल पेश किया जाए, मसले का तजिया लाया जाए, ये सियासत है। सही। सर, क्या लगता है, क्या हुकूमत अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हो जाएगी? हालात और वाक़यात को देखते हुए क्या लगता है, आपका तज़िया क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, इनको अपना रवैया मुस्बत रखना चाहिए और इनको बजाय इसके कि हर वक्त टेलीविजन पे बैठे अपने बहस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, जो मसले हैं उनके हल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हल की तरफ तवज्जो का मतलब ये नहीं है कि ऐलान करते रहें, बल्कि जमीन पर करके दिखाएं। जिस वक्त के वो कुछ करके दिखाएंगे तो लोगों को वैसे ही यकीन आ जाएगा। अच्छा ताज हैदर साहब, क्या लगता है PTI वालों के लबो लहजे को देखते हुए, इनकी जो कोर, जो इनकी क्रीम है, ऊपर की जो क़यादत है, क्या PTI मुज़ाकरात के मूड में इस वक्त दिखाई देती है? नहीं, देखिए ना, मुज़ाकरात हमने पहले कराए थे इलेक्शन से पहले, जिस वक्त के वो 2 असेंबलियां तोड़ दी गई थी और इलेक्शन से बात हो रही थी, और वो मुज़ाकरात 3 दिन में किसी नतीजे तक भी पहुंच गए थे। लेकिन उस नतीजे का ऐलान अच्छा, और हमें काफी दुश्वारी हुई क्योंकि PDM की तमाम जमातों को इस बात पर राजी करना कि वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करें, और हमें कहा गया था कि जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा और इमरान खान साहब उसको रद्द नहीं करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने से 1 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने नई शर्तें जो थी वो शुरू कर दी कि आप नेशनल असेंबली तोड़ें और आप सिंध असेंबली तोड़ें और ये तमाम। लेकिन जिस वक्त फैसला हो गया और हमारे मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि जनाब आप ऐलान कीजिए इस फैसले, तो वो कहीं से फोन आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये जो चीज है ना कि मुज़ाकरात में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी जो हम तय करेंगे फिर उस पर कायम रहेंगे। ये नहीं होता कि आपने अभी तय किया और फिर 5 मिनट बाद कहा कि नहीं मुज़ाकरात फेल हो गए। ये हुआ है पिछली दफा।
ठीक है, ताज साहब आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर हसन खान साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक़ है ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से जोड़ा जाए वहीं से, जी जो बात अधूरी रह गई थी। मैंने वही कहा कि मुज़ाकरात हमने किए थे और पूरी कोशिश थी हमारी, लेकिन और ये कि हमें ये भी अंदाजा था कि अगर इमरान खान साहब इसमें दखल अंदाजी करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो जब हमें ये तसल्ली दी गई कि इमरान खान साहब बीच में नहीं बोलेंगे, तो हमने MRD की दूसरी जमातों को भी इस पर राजी किया। लेकिन फिर वही हुआ कि मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ऐलान कर दिया गया कि नहीं, कामयाब नहीं हुआ। अच्छा ताज हैदर साहब, ये भी बताइएगा 2013-14 से जो धरनों का दौर जो शुरू हुआ है, क्या लगता है इससे मुल्क को किस हद तक नुकसान हुआ है? क्या आप समझते हैं ये तमाम तर जो धरने थे वो अवामी मफाद में थे? देखिए, बिल्कुल 2013-14 तक, 2008 से 2013-14 तक जो है वो तामीरी काम होता रहा, और उसमें इश्तहार कम थे और काम ज्यादा हुआ। फिर हुकूमत सिंध ने भी यहाँ पे थर के अंदर खास तौर से 2014 के बाद काम शुरू किया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर। तो चीज ये है कि आप मुल्क की पैदावार को क्या बढ़ा रहे हैं कि नहीं, जो मुल्क के कुदरती वसाइल हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफरादी वसाइल हैं उनको आप तरक्की दे रहे हैं, और इन दोनों को मिला के अगर मुल्क की पैदावार बढ़ रही है तो फिर मईशत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा और सिर्फ यही है कि जी IMF से या दूसरी एजेंसी से पैसे लेते रहें और खर्चा करते रहें, तो फिर मेरे ख्याल से जो आज सूरत हाल है उससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो ताज हैदर साहब, क्या समझते हैं, क्या तर्ज हुक्मरानी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मईशत मुस्तहकम नहीं हो पा रही? सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ाइए। जो गैप है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट, यानी आप सिर्फ, कल भी मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक डिबेट चल रही थी टैक्स के बारे में जी। तो टैक्स तो जब ही मिलेगा जब मईशत आगे चलेगी। मतलब ये तो नहीं होता भाई आपने एक पौधा बोया है, फिर वो दरख्त बनेगा, फल बनेंगे, आएंगे उसमें, वो फल आप तोड़ के खाइए। ये तो नहीं है कि वो अभी फुट भर का भी नहीं हुआ तो आप उसकी पत्तियां नोचने लगे। तो इस वक्त जो फेज है वो ये है कि हम जो मुल्क की मईशत है, मुल्क की पैदावार है, उसको किस तरीके से मजबूत करें, और जिस वक्त वो मजबूत होने लगती है तो टैक्स आपसे आप आते हैं। सर, टैक्सेस तो सब अदा कर रहे हैं, आम आवाम पर टैक्सेस के बोझ डाले जा रहे हैं। क्या समझते हैं जो एलिट क्लास है, क्या उस पर भी उसी तरीके से टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा जैसे एक गरीब और मुतवसत तबके पर डाला जा रहा है इस वक्त? नहीं, मैं बोझ डालने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ाइए। प्रोडक्शन देखिए, हम तो कफन भी खरीदते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स आता है, बेशक। लेकिन ये कि अगर आप प्रोडक्शन मुल्क की नहीं बढ़ा रहे, अगर गरीब आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, तो फिर जो है वो नहीं बढ़ सकता हमारा रेवेन्यू। जो हमारे 10 पॉइंट हैं उसमें पहला पॉइंट हमने यही रखा है कि हम मेहनत कशों की तनख्वाहें जो है वो दुगनी करेंगे, ताकि कुछ उनकी जेब में पैसे हों तो वो खरीद सकें। इस वक्त जो आपकी कीमतें गिर रही हैं उसकी वजह यही है कि मार्केट में खरीदारी नहीं है। बिल्कुल सर, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। ताज हैदर साहब टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहेगा। बैरिस्टर हसन साहब, आपकी जानिब आते हैं। क्या समझते हैं, मईशत मुस्तहकम नहीं हो पा रही और बचपन से बड़े हो गए यही देखते हुए कि एक अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल है। क्या समझते हैं, क्या इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उनका क़याम जो है वो इस वक्त
अमल में लाना जो है वो सही हो सकता है क्या? इस हवाले से जो अनएम्प्लॉयमेंट भी है इस मुल्क में, पता नहीं कितने ही फ़ीसद लोग जो हैं वो इस वक्त महरूम हैं, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी की सज़ा काट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन्स की मुल्क को ज़रूरत है? उसामा भाई, मैं बचपन से बड़ा हो गया हर हुकूमत के अदवार देखता देखता जी कि अब महंगाई कम होगी, अब महंगाई कम होगी, और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं और आज ये आलम है कि महंगाई उस नहज पे पहुंच चुकी है कि हर एक महीने 1.5 महीने बाद किसी न किसी चीज की प्राइसेस जो है वो हाइक करती जाती है। सही। अच्छा, सबसे बड़ी हमारे लिए अलमिया ये है कि हमने अपना कोई एक ऐसा एजेंडा गवर्नमेंट ने यूथ के लिए नहीं दिया। आज आप देखें 2022 के बाद, अप्रैल 2022 के बाद आज हम 2024 में कम से कम भी पाकिस्तान से 20 से 30 लाख बच्चे मुल्क छोड़ के बिल्कुल जा चुके हैं। ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या है कि उनको अपनी मुल्क से मोहब्बत भी है, मुल्क से उनको वफादारी भी है, लेकिन उनका अपनी रियासत से एतमाद उठ गया और महरूम होकर वो मायूस होकर चले गए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स की। इंडस्ट्रियल जोन्स कैसे बनेंगे? गुजरांवाला के अंदर टेक्सटाइल्स बंद हो रही हैं, फैसलाबाद के अंदर फैक्ट्रीज टेक्सटाइल्स बंद हो रही हैं, जो एक बहुत बड़ी। कराची में आप देख लें, कराची में मेजॉरिटी 2022 के बाद जिस जगह पर 50,000 मुलाजमीन काम करते थे, आज वहां पर उन्होंने 25,000 पे लेकर आ गए। हाँ, कट टू साइज कर दिया ना उन्होंने, बिल्कुल डाउन साइज करके उन्होंने कितने लोगों के एहसास महरूमी में कर दिया। जब तक आप निजाम के अंदर एक, अच्छा सिर्फ अनस्टेबिलिटी नहीं, आप एक अनसर्टेनिटी भी आ गई है। सही। अनस्टेबिलिटी तो जब से पाकिस्तान बना कहीं ना कहीं रही है, सिवाय 1-2 अदवार के। वो अलग बात है कि वो अदवार जो है वो डेमोक्रेटिक वे के अंदर फॉर अ टाइम बीइंग नहीं थे। ओके। उसके साथ साथ आज अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी 2022 के बाद इसलिए बढ़ी है कि आपके पास जितना बजट मौजूद है आप उसको उस हिसाब से जो है वो डिवाइड नहीं कर पा रहे। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियार दिया गया कि वो नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के अंडर जो लाए करता है, उसके साथ साथ पीएफसी अवार्ड लेकर आए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। लेकिन आपके सामने है कि पिछले कितने साल गुजर गए, वो पीएफसी कमीशन नहीं आया। इंडस्ट्रियल जोन्स, मोबाइल के जो इंडस्ट्रीज हैं, इवन के अब जो आपकी कपड़े की जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो एलसीज हैं वो एलसीज आप नहीं खोल पा रहे। बहुत सी ऐसे रीजन है। आपकी जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट उस सतह तक बढ़ गई है कि आपकी एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं है। कल से परसों मैं 2-3 दिन पहले एक सर्वे देख रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पिछले 1 सालों के अंदर 87 हाइक होके 87 ट्रिलियन पे आई थिंक पहुंच गया। अगर मैं फिगर्स रॉन्ग कोट करूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जो फिगर्स देखी वो यही देखी है कि वो ट्रिलियंस के अंदर आपका बजट, जो आपका कर्जा है वो पिछले 1 सालों के अंदर इतनी हाइप हो गई, हमने इतना कर्जा ले लिया। तो आप एक बात बताएं ना कि जब हम सूद को, जो इंटरेस्ट रेट है उसको उतारने के लिए भी जब हम कर्जा लेंगे तो फिर हम अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को कैसे डील करेंगे, एजुकेशन को कैसे डील करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, आईटी के जो हम लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो आईटी पार्क्स आपने देखा शार फैसल पे एक बना है, एक आपका 5 स्टार जो स्टार गेट है वहां पर बना है। लेकिन वो आईटी पार्क्स बना के हम करेंगे क्या कि जब हमारी जनरेशन को हुकूमत पे एक जो है वो एतमाद ही नहीं है। उसके अलावा न्यू आपको चाहिए थे प्रोजेक्ट लॉन्चेस करते, मतलब कि महंगाई को अगर हम काबू करना चाहें तो महंगाई को हम इतनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर अगर कैबिनेट सही से बैठे, प्रोविंशियल कैबिनेट्स भी हों या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हों और फेडरल कैबिनेट हो, वो बैठकर ये डिसाइड करें कि भाई हमारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर हम जो है वो कट करते हैं, उसको इतना % उसमें हम कटिंग करते हैं। जो हमारा मेडिकल अलाउंसेस है, जो हमारा टीएडीए है, इसके साथ साथ हमारा टेलीफोन अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, उसका पूरा एक, सिर्फ मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट के साथ जितने ऐसे हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं और जिनके गैजेट ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो तमाम लोग जब दिन से अपने तौर पर अपनी जो स्टेप जो है आगे एक नहीं लेकर आएंगे, कौम तो दर बदर फिरती रहेंगे। अब आप देखें कि कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारी यूनिट्स बढ़ा के टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, गैस में टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आपकी जीएसटी, मतलब आप एक खाना खाने भी अगर आप जाएं
तो वहां पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं 12% 14%। 12 से 14% वो कर दिए। बीच में गंदम की शॉर्टेज हो गई थी पंजाब में, आपने देखा कितना इसका वो हुआ। लेकिन अब कोई गंदम खरीदने वाला नहीं है जब से रकम कम हुई। ठीक है हसन साहब, तो इसके ये ऊपर आते सारी हैं। चीजें हैं जिस वजह से जो है वो लोगों के अंदर एक अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी तो थी, अब अनसर्टेनिटी आ गई और वो चाह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज बंद करें और मुल्क छोड़ के हम मूव ऑन करके अब्रॉड में कहीं जाए। सही। अच्छा ताज हैदर साहब, आप बताइएगा, IMF की कड़ी शराइत है और उस पर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ भी देना है, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, या जो बोझ है जो आवाम के कंधों पर है वो बढ़ता ही जाएगा? क्या लगता है कि किसी इस हवाले से क्या कोई हुकूमत ने कोई प्लान बनाया है, कोई होमवर्क मौजूद है? नहीं, हमारा जो मंशूर है इंतखाबी, उसमें IMF मौजूद नहीं। हमारे दस्तखत में भी IMF मौजूद नहीं। अभी जो प्रेसिडेंट ने तकरीर की उन्होंने IMF का नाम तक नहीं दिया। हम जो है वो अपने कुदरती वसाइल और अफरादी वसाइल के ऊपर बुनियाद रख के इस मुल्क को खुद इंसारी की तरफ ले जाना चाहते हैं। और मैं बचपन में मैंने देखा कि पाकिस्तान बनने के कोई 4-5 महीने बाद लियाकत अली खान ने वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में बनाई। उसके बाद 1950 में उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई, जिसमें के 94 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो मुल्क के अंदर शुरू किए। फिर जवानी में मैंने देखा जबकि मुल्क टूट गया था और हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने स्टील मिल बनाई, हमने पोर्ट कासिम बनाया, हमने हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, ये सब हमने बनाया। तो ये मैंने अपनी आंखों के सामने चीजें होती देखी हैं और अगर ये मैंने देखी हैं तो ये की जा सकती हैं। अब इस वक्त 8,500 इंडस्ट्रीज आपकी बंद हैं, उनके अंदर जमीन भी है, उनके अंदर बिल्डिंग भी है, सिर्फ आपको कोई प्लांट ही ला के डालनी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है ताज IMF हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं है। ठीक है ताज साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस हवाले से अपना तज़िया दिया, आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त नाजरीन एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर हसन खान साहब और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम खबर की खबर में वेलकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, कराची में रवा हफ्ते मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है, क्या लगता है शहर कराची का मौसम कब तक बेहतर होगा? सर आपके आदाद शुमार क्या बताते हैं? देखिए बेहतर तो मिड जून के बाद ही जाकर होगा, जब कोई सी ब्रीज अच्छी स्ट्रांग स्पीड मतलब अच्छी स्पीड के साथ चलना शुरू होगी और कुछ बादल आना शुरू होंगे, तो उसके बाद ही इसकी गर्मी की जो बहुत शिद्दत चल रही है उसमें थोड़ी कमी आएगी। अलबत्ता अगले 3 दिन जो है किस मई इसमें टेम्परेचर बढ़ने का इम्कान है, जैसे कि हीट वेव पूरे सिंध पे फैली हुई है बाकी जगहों पर, और फॉर्चुनेटली कराची और ठट्ठा वगैरह जो अभी तक बचे हुए थे तो अब यहाँ तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो अगले 3 दिन होंगे, 3 या फिर 4 दिन, 40, 42, 43 इस रेंज में कराची का टेम्परेचर भी जा सकता है। तो सरदार साहब, 20 जून से पहले कोई भी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती मौसम के हवाले से? देखें बस ये तो जाहिर है कि अगर कराची का मौसम आपको पता है विंड पे डिपेंडेंट होता है, अगर सी ब्रीज अच्छी चलने लगे तो टेम्परेचर और कुछ बादल आने लगे तो फिर ही नीचे आएगा। अदरवाइज तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर तो रहता है कराची में मई और जून के वस्त तक तो अमूमन रहता है। उसके बाद फिर जब सी ब्रीज अच्छी चलती है फिर कुछ बादल आने लगते हैं सी ब्रीज की वजह से, तो फिर बेहतरी आती है। अच्छा सर, ये भी बताएगा शहर कराची में बूंदाबांदी का भी क्या कोई इम्कान है, या फिर मौसम जो है वो ऐसे ही रहेगा, या कहा यह भी जा रहा था कि रात में और सुबह के दरमियान जो है वो समुद्री बादल जो है वो बरसेंगे? नहीं, कोई समुद्री बादल अभी इस तरह के आ ही नहीं रहे, इस वजह से कि समुद्री हवा जो है उस तरह से उतनी स्पीड से नहीं चल रही, खासकर सरफेस के अलावा जो अपर एयर की जो मतलब लोअर एटमॉस्फेयर होती है उसमें भी जब साउथ वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग होती है, समंदर की तरफ से हवाएं तेज स्पीड के साथ आती हैं तो फिर ही बादल बनते हैं और बूंदाबांदी होती है। वो तो जाके जून के एंड में या जुलाई में ये चीज होती है, अभी मई में कहाँ होती है।
अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में गर्मी की लहर क्यों है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या क्लाइमेट चेंजिंग ही इसके पीछे बड़ी वजह समझी जाती है? देखिए, जो इमीडिएट वजह वो तो हाई प्रेशर का बनना होता है, जो अपर में हाई प्रेशर बना हुआ है पूरे पाकिस्तान को एक तरह से उसने डेवलप किया हुआ है, और इमीडिएट वजह तो वो है। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखें या लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द रीजन है। क्लाइमेट चेंज भी है कि उसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो एक तरह से ज्यादा हो जाती है जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब इस तरह के इवेंट हर चंद साल बाद होना शुरू हो जाता है। जैसे 2022 में शदीद गर्मी पड़ी थी, आपको याद हो, और 23 तो इतना बहुत ज्यादा गर्म नहीं गुजरा था। फिर अब ये साल भी पहले तो अच्छा गुजरा जो अप्रैल का महीना था, लेकिन अब मई में जो गर्मी पड़ना शुरू हुई है, तो जाहिर है कि अगर क्लाइमेट चेंज ना हुआ होता और ग्रीन हाउस गैसेस की इतनी डिपोजिशन ना हुई होती एटमॉस्फेयर में, तो यही जो गर्मी है ये 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर होता उसमें। अच्छा सरदार साहब, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शहर कराची में आने वाले दिनों में गर्मी का 85 साल रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है। क्या ये महज अफवाहें हैं या फिर आपके इल्म में इस हवाले से कुछ है भी? नहीं, देखिए, रिकॉर्ड कोई भी गर्मी का ये कोई क्रिकेट का या हॉकी का रिकॉर्ड नहीं होता कि पहले से पेशन कोई कर दी जाएगी टूट जाएगा। इसमें कोई ऐसी नहीं है, ये तो सोशल मीडिया से फैलाता रहता है, उनको तो पेजेस इसी बुनियाद पे चलते हैं। तो कराची का देखिए, जो मई के महीने का और एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 48 है। तो 48 तो टूटते मतलब शायद ही कभी टूटे ऐसे लग रहा है। तो वो तो खैर बहुत ही इस तरह का रिकॉर्ड है कि उसके करीब तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाएं आप, तो अगले दिनों में तो नहीं है और इस सीजन में तो नहीं लग रहा। अच्छा सरदार साहब, क्या लगता है कि बारिश जो है वो कब से मुतवक्के है, और क्या बारिश जो है वो इस बार कुछ ज़्यादा होगी जैसे पिछले साल हुई थी, उससे ज़्यादा होगी? कहा यह भी जा रहा है कि 100% ज़्यादा बारिशें होंगी। देखिए, अभी जो बारिशें मानसून की होंगी ना वो तो जुलाई से स्टार्ट होती हैं, तो जाहिर है अभी उनके बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितनी ज्यादा होंगी। ये जरूर है कि चांसेस दफा ज्यादा बारिशों के हैं, जैसे कि 2022 में हुआ था और पीछे 2020 से 22 तक तीनों सालों में ज्यादा बारिशें हुई थी। फिर 23 में तो इतनी ज्यादा नहीं हुई थी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मानसून की बारिशें हैं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की मानसून की बारिशें, वो खासा इन्फ्लुएंस इन बारिशों को करते हैं दर्जा हरारत इंडियन ओशन के और फिर पैसिफिक ओशन के। तो पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से जब कम होते हैं, उस फिनोमेना को लानीना कहा जाता है, तो हमारे यहाँ बारिशें मामूल से ज्यादा होती हैं। तो इस दफा भी वैसी ही कंडीशंस आगे बनने का इम्कान है कि लानीना डेवलप होगा, यानी वहाँ के दर्जा हरारत मामूल से कम होंगे, तो यहाँ पर बारिशें ज्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन कितनी ज्यादा होंगी ये तो जाहिर है कि उस स्पेल टू स्पेल पे पता चलेगा। उससे कुछ 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले ही बता सकते हैं आप कि उसमें कितनी परसेंटेज वाइज कितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम खबर के लिए। बैरिस्टर हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। नवाज शरीफ साहब फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये जो इकदाम है नून लीग की सियासत में, क्या कोई बेहतरी लाएगा? देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्राउड पुलर तो रहे हैं। जब उनको अकामे के ऊपर निकाला गया था उसके बाद उन्होंने आवाम का रुख किया था, और आवाम के रुख में जाकर उनको जो पजीराई मिली थी वो पजीराई हमने 2018 के इलेक्शंस में फिर काफी हद तक देखी। सही, वो अलग बात है कि बहुत सारी प्री पोल रिगिंग भी हुई, पोस्ट पोल रिगिंग भी हुई, काफी सारी चीजें हुई, लेकिन नून लीग जो है एक सियासी हकीकत तो मुल्क में एग्जिस्ट करती है। फिर वो खुद 3 दफा वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, और लेकिन चौथी बार नहीं बन सके। चौथी बार नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई जब केस मैंडेट के साथ मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, ऐसा ही मैंडेट का तो खैर वो पॉलिटिकल उनकी अपनी एक हायरार्की बनी हुई है, जिन्होंने इसको बेहतर समझा हो या ना समझा हो। लेकिन हमने जो मीडिया चैनल्स के ऊपर देखा था वो ये नैरेटिव तो यही बिल्डअप हुआ था कि वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब बनेंगे। लेकिन वजीर आजम वो इसलिए भी नहीं बने क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, ये छोटे मियां साहब जो हैं वो बेहतर अंदाज में देख रहे हैं। चले, तो सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी अब उन्होंने बेसिकली आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने पर रखते हुए
सूबे की कमांड जो है वो बेटी को दे दी है और मुल्क की सही। कमांड अच्छा जो है वो भाई हसन को साहब दे ये दी है। बताइएगा कि इस वक्त बिल्कुल एक लाइन में जवाब दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम की जाने पे क्या लगता है, क्या पीटीआई और हुकूमत को सबको मुश्तरका तौर पे एक मेज़ पर आना चाहिए मुज़ाकरात के लिए? देखें ये बहुत जरूरी है क्योंकि मसालेहत जो है वो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंटेरियंस ही कर सकते हैं मीडिएशन। अगर वो मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर कानून की रोशनी में मतलब देखा बर्फ जाएगा। पिघलनी चाहिए। बर्फ पिघलनी चाहिए मुल्क के लिए, कम से कम वो बैठे, क्योंकि देखें सब कोई ना कोई मैंडेट तो लेकर बैठे सही, हैं बिल्कुल सब ऐसे अवामी ही। नुमाइंदे। तो पार्लियामेंट का मसला झगड़ा पार्लियामेंट में सॉल्व करें या फिर मतलब जो है dialogue से- रवैयों में बेहतरी रवैयों में बेहतरी लाकर ठीक है। मसालियत से उसका हल निकालें। ठीक है। बैरिस्टर हसन साहब आप माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए प्रोग्राम खबर की खबर में। नाज़रीन इसी के साथ ही बातें तो बहुत सारी थी जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाती, मसाइल बहुत सारे थे और ऐसे मसाइल हैं जो दहाइयों से चलते आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी प्रोग्राम में उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।